Hello students, this is the last chapter of partnership, that is dissolution of partnership firms. ओके तो इस एक ही वीडियो पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट्स को लेके आया हूँ, थ्योरी पार्ट्स, जिसमें आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे रूल्स आपको एक ही वीडियो पे समझ में आ जाएगा. ओके तो आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है. सारे थ्योरी पार्ट्स मैंने कवर किया हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल्स आप इजी से बना पाओगे. ओके सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक. मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. Dissolution of the firm means dissolution of partnership, and partnership business comes to an end among all the partners in the firm. Okay, so dissolution means partnership business अब close हो रहा है. तो partnership business को partners अब close करने वाले हैं, और इस close करने के लिए क्या करते हैं, वो जितने भी assets and liabilities हैं इसको पूरा settle कर देते हैं. Okay, तो main यही आप इस chapter पे पढ़ने वाले हो. ओके सो डिसॉल्यूशन मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है. ओके तो बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस है इट कम्स टू एन एंड. तो क्या होगा, पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो जाएगा और इसकी वजह से पार्टनरशिप भी सबकी खत्म हो जाएगी. ओके जितने पार्टनर्स उनके पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएंगे. ओके फर्म्स बिजनेस इज क्लोज एंड वाउंड अप, दैट इज डिसॉल्व्ड. ओके जो फर्म पार्टनरशिप फर्म है ये बिजनेस अब क्लोज हो जाएगा. ऑल द एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड. तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है इसको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, जितने भी एसेट हैं उसको सेल किया जाएगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा. ओके तभी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो सकती है. बिना ये स्टेप्स लिए पार्टनरशिप फर्म क्लोज नहीं होगा. ओके नाउ मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म. कैसे कैसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. ओके किन किन रीजंस की वजह से या फिर क्या क्या तरीकों की वजह से. फर्स्ट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म. ओके सभी पार्टनर्स एग्री कर चुके हैं कि अब हमें पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए. ओके तो यह है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो सभी पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर चुके हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस को अब क्लोज करना है. ओके सेकेंड कंपल्सरी डिसॉल्यूशन. कंपल्सरी मींस अब करना ही करना है, पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज होना ही होना है. तो ये कैसे होगा, वन पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. ओके पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट मींस पार्टनर्स के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब वो बिजनेस रन नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या होगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा. या फिर व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज अनलॉफुल, जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉ के दायरे में नहीं कर रहे हैं, अनलॉफुल है, इलीगल है. ओके तो क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन होना है. मतलब कंपल्सरी मींस होना ही होना है, इट्स मैंडेटरी. थर्ड बाय नोटिस. व्हेन एनी पार्टनर वांट्स टू डिसॉल्व द फर्म ही कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. ओके तो नोटिस देके भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जा सकता है. जैसे कि किसी पार्टनर्स को लग रहा है कि ये बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को कि पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देना चाहिए. ओके तो ये नोटिस के थ्रू भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. फोर्थ ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. किसी इवेंट के होने पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, लाइक ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म और कंप्लीशन ऑफ द वेंचर. ओके जब बिजनेस का जो भी एक टर्म था वो अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा. ओके जैसे कि सम पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि 10 ईयर्स तक ही बिजनेस को रन करना है, तो आफ्टर 10 ईयर्स पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व्ड. ओके या फिर ऑन डेथ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की डेथ हो गई. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं. ओके सिर्फ ये 2 इवेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं. तो इवेंट के होने पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. नाउ लास्ट, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट. तो कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर डिसॉल्यूशन इफ पार्टनर्स आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग लॉफुल बिजनेस.
firms are in heavy loss and become insolvent etc. ओके, तो कोर्ट कई बार डिसीजन लेती है कि पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। ओके, तो कब कब ऐसे डिसीजन हो सकते हैं? अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टनर्स इनकेपेबल हैं, वो लॉ के दायरे में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके, या फिर फर्म्स में बहुत सारे उधारी हो चुके हैं, बहुत सारे डेब्ट्स हैं और हैवी लॉस में जा रही है और फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर देती है कि ऐसे बिजनेस को क्लोज हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आई है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एंड मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ओके, now difference between dissolution of a firm and dissolution of partnership. ओके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो पहले तो मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। फर्म डिसॉल्व हो रही मतलब फर्म तो का बिजनेस पूरा क्लोज हो जा रहा है, लेकिन जो पार्टनरशिप डिसॉल्व मीन्स जो पार्टनर के रिलेशनशिप में सिर्फ फर्क आ रहा है, रिलेशनशिप में ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस रिलेशनशिप में। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग, dissolution of firm, it means closure of the business and relationship between all the partners end. Okay, तो डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या है? जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बंद हो रहा है, और इस बंद होने से क्या होगा, सारे पार्टनर्स का जो बिजनेस रिलेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। सो इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर एंड्स। ओके, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप एमंग ऑल द पार्टनर्स एंड बिजनेस कंटिन्यूज। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, उसमें चेंजेस आते हैं और बिजनेस क्लोज नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है। तो समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? ओके, सो मेन डिफरेंस इज बिजनेस एंड्स एंड बिजनेस कंटिन्यूज। ओके, द सेकेंड, कोर्ट ऑर्डर और वॉलंटरीली। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन बी इधर वॉलंटरीली और कंपल्सरली बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या तो खुद से किया जा सकता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर से। खुद से मीन्स पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म क्लोज करना है, या फिर वो कोर्ट ने कंपल्सरी ऑर्डर दिया हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करना है। ओके, सो इसलिए वॉलंटरी और कंपल्सरी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें कोई कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, सो इट इज ऑलवेज वॉलंटरली। क्लियर, पार्टनर्स अपने आप से डिसाइड करते हैं कि उनका बिजनेस रिलेशन में क्या चेंजेस आने हैं। क्लियर। थर्ड, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड एज बिजनेस इज क्लोज्ड। ओके, अब पार्टनरशिप बिजनेस ही बंद हो रही है, तो जितने भी अकाउंट से क्या होंगे, इसको भी पूरा क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही क्लोज हो जा रहे हैं, तो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है इनको भी क्लोज कर दिया जाएगा। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज एज बिजनेस कंटिन्यूज। ओके, तो बिजनेस चल ही रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रियलाइज्ड एंड पेड ऑफ। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। ओके, क्योंकि बिजनेस अब क्लोज होने वाला है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एंड रीअसेस्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो अभी अब जितने भी चैप्टर हमने किया है, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा था, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ओके, तो इसमें क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है। ओके, तो वो आपको लॉजिक क्लियर है। बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर एंड्स। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनर्स के रिलेशनशिप कैसे सस्टेन करेगा। ओके, तो पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, ये भी एंड हो जाएगा। देन बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर चेंजेस, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में
सिर्फ उनका जो रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, ये सिर्फ चेंज होता है, एंड नहीं होगा। नाउ इफेक्ट डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जा रही है। ओके, ये तो ऑब्वियस है। बट इन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन में फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो समझ में आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन अच्छे से आपको माइंड में रखना है। ओके, जितना बेसिक्स को अच्छे से समझोगे उतना ही आपसे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो रही है तो जितने भी अकाउंट्स हैं ये कैसे सेटलमेंट होंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। ओके, जो भी एसेट्स पे ऑफ होंगे, जो एसेट्स लेंगे, पैसा कैसे पे होगा, डेब्ट्स कैसे क्लियर होंगे, इसे कहते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको अच्छे से समझना है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, लॉस को किस किस तरीके से पे करना है उसके स्टेप्स हैं। तो लॉस इज पेड आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ओके, तो फर्स्ट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट से लॉस को हटाना है। ओके, फर्स्ट प्रॉफिट को यूज करना है। ओके, ताकि लॉस को हटाया जा सके। जितना भी प्रॉफिट है उससे इस लॉस जो भी होता है, बिजनेस लॉस या फिर एक्सपेंसेस, उससे प्रॉफिट को ही पहले यूज करना है। देन आउट ऑफ कैपिटल। ओके, जो भी पार्टनर से कैपिटल है वो यूज किया जाएगा। एंड लास्टली बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली, और सबसे लास्ट में पार्टनर्स इंडिविजुअली उसको बेयर करेंगे। इंडिविजुअली मीन्स उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उसको यूज किया जा सकता है। ओके, फॉर बेयरिंग दिस लॉस। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना है। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड आउट ऑफ कैपिटल, लास्टली बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली। समझ में आ गया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैसे यूज किया जाएगा at the time of dissolution. Okay, so assets of the firm are applied in the following order. First, in paying firm debts to outside parties. Okay, जो भी फर्म के डेब्ट्स हैं, और ये कौन से डेब्ट्स होने चाहिए, फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओके, बैंक लोन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले एसेट्स को यूज किया जाएगा पेमेंट के लिए, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो। ठीक है, प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो एसेट्स को यूज किया जाएगा। एसेट्स को सेल करेंगे, उससे जो अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट से सबसे पहला जो स्टेप है वो फर्म्स के डेब्ट्स को क्लियर करेंगे फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। तो आउटसाइड पार्टीज को आपको समझना है। ओके, फर्स्ट आउटसाइड पार्टीज। सेकेंड, इन पेइंग पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांसेस। अब पार्टनर ने कुछ लोन दिया हुआ है फर्म को, उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, तो सेकंड में पार्टनर्स लोन्स जो फर्म को दिए हैं पार्टनर ने, उसको क्लियर किया जाएगा। तो पार्टनर्स लोन क्या होता है, दिस इज इनसाइड लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। ओके, तो फर्स्ट इज क्लियरिंग ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, सेकंड इज क्लियरिंग ऑफ इनसाइड लाइबिलिटी। तो इनसाइड लाइबिलिटी क्या है, पार्टनर्स ने जो लोन दिया हुआ है फर्म को, क्लियर। थर्ड, इन पेइंग पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद जो पार्टनर से कैपिटल है वो पे किया जाएगा। और ये कौन पे करेगा, फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म ही है जो पे करेगी पार्टनर्स कैपिटल, जो उन्होंने बिजनेस रन करने के लिए लगाया था अपने बिजनेस पे। ओके, अब इसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो जो है पार्टनर्स अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बैलेंस इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ओके, तो समझ में आएगा। तो इस सीक्वेंस में यूज होना है। ऐसा नहीं कि एसेट्स बेचे और कुछ भी कुछ करके यूज कर लिए, कुछ भी कुछ लाइक फर्स्ट कैपिटल को निकाल दिए, कैपिटल में पे कर दिए। ठीक है, फिर सेकंड में फर्म डेब्ट्स को यूज कर रहे हैं फॉर आउटसाइड लोन, ऐसे नहीं करना है। इसके लिए रूल्स हैं, तो ये रूल यही है। ओके, तो इस रूल को अच्छे से समझ लो कि फर्स्ट पेमेंट फॉर आउटसाइड लाइबिलिटीज, सेकंड इज फॉर इंटरनल लाइबिलिटीज, थर्ड फॉर पेइंग पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो इस सीक्वेंस में ही ये एसेट्स यूज होगा। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट्स। ओके, तो
फर्म के डेब्ट्स हैं और पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स भी हैं, तो इसमें कैसे रूल्स फॉलो होंगे। तो फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई। फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स। ओके, तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है यानी कि जैसे एसेट्स हैं वो फर्म के डेब्ट्स के लिए यूज होंगे। ओके, फर्म के डेब्ट्स के लिए ही फर्म्स की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ओके, समझ में आ गया। देन प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स। अब पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है कि लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, अगर फर्म के पैसे कम पड़ रहे हैं डेब्ट्स चुकाने के लिए तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है फॉर पेइंग दैट डेब्ट्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पे देखो प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स। तो अगर पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स भी हैं तो जो उसकी प्रॉपर्टी है पर्सनल प्रॉपर्टी वो पहले तो उसके प्राइवेट डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए यूज किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फर्म डेब्ट्स के लिए यूज होगा। तो ये आपको रूल समझना है, समझ गए। तो देखो फर्म्स की प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म का डेब्ट क्लियर होगा, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है तो पहले पार्टनर्स की डेब्ट क्लियर होगा। तो ये आपको याद रखने के लिए इजी रखेगा। ओके, फर्म डेब्ट्स यूज होंगे, फर्म्स प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके, पार्टनर्स का डेब्ट है तो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज होगी। ओके, समझ में आ गया ये। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से पूरे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हैं। तो इसके जो रूल्स हैं ये आपको अच्छे से समझना है दिमाग में। ओके, इजी है, बस अच्छे से दिमाग में रखो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। So its meaning, this account is prepared on the dissolution of a firm. The purpose is to determine gain or loss on realization of assets and payment of liabilities and close the books of account. Okay, so realization account जब फर्म डिसॉल्व होती है तब प्रिपेयर किया जाता है और इसका पर्पस क्या है, जो भी एसेट्स हैं उसको सेल करने पे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने पे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये निकालना ही इसका मेन पर्पस है। ओके, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 1, आपको देखो ये स्टेप्स अच्छे से समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिख दिया है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने में। ओके, तो आपको ये स्टेप 1 जितने भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आपको स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, एक्सेप्ट fictitious assets, कैश एंड बैंक, लोन टू पार्टनर्स बाय फर्म। ओके, तो जितने भी एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिया है क्वेश्चन में उसको पूरा का पूरा आपको डेबिट साइड में एज इट इज उतार देना है क्वेश्चन को देख के। ओके, लेकिन किस चीजों को छोड़ देना है, fictitious एसेट्स, कैश एंड बैंक एंड लोन टू पार्टनर्स बाय फर्म। ओके, फर्म ने जो लोन दिया हुआ है पार्टनर को, समझ के देखो, लोन टू पार्टनर्स बाय फर्म। ओके, फर्म ने जो लोन दिया है पार्टनर्स को, ये 3 चीजों को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं इन सब को एज इट इज उतार देना है रियलाइजेशन के डेबिट साइड। दिस इज द स्टेप 1। ओके, तो इसको आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन में फटाफट क्वेश्चन को देखते हुए आपको सॉल्यूशन में फटाफट उतारने देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो वैसी लायबिलिटीज को उतार देना है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन किन चीजों को छोड़ के, पार्टनर्स लोन टू फर्म एंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ओके, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है और पार्टनर से कैपिटल को छोड़ के जितने भी लायबिलिटीज हैं उसको एज इट इज आपको रियलाइजेशन अकाउंट में उतार देना है देख के। क्लियर। तो स्टेप 1 स्टेप 2 आपको क्वेश्चन को देख के एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है सॉल्यूशन पे। ठीक है ना। स्टेप 3 से आपको दिमाग लगाते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करनी है। तो स्टेप 3, रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स
by cash or bank or assets taken over by partners on credit side of realization account. ओके, तो स्टेप 3 में आपको क्या देखना है कि जो भी एसेट्स सेल किया जा रहा है या फिर किसी पार्टनर ने ले लिया है, इसकी एंट्री होगी. ओके, तो एसेट्स दो तरीके से लिए जाते, डिस्पोज ऑफ होगा. एक तो होगा कि मार्केट में सेल कर दिए थ्रू कैश या बैंक. ओके, या फिर किसी पार्टनर ने वो एसेट ले लिया. क्लियर? तो दो तरीके से एसेट्स डिस्पोज ऑफ होंगे, तो दिमाग में रखो इस चीज को. तो जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे आपको एंट्री कर देनी है. ठीक है, तो समझ में आ गया. स्टेप 3, जो भी एसेट्स सेल होंगे या फिर डिस्पोज ऑफ होगा, इसकी एंट्री करनी है. कहाँ पे? क्रेडिट साइड. ओके, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन क्या आएगा ये. नाउ स्टेप 4, रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज और पेमेंट डन बाय पार्टनर्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. अब डेबिट साइड रियलाइजेशन के जितनी भी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, ओके, तो ये भी या तो बाय कैश कर दिया जाएगा या फिर किसी पार्टनर ने पे कर दिया है. तो दो, इसके भी दो तरीके हैं, या तो कैश के थ्रू होगा या फिर किसी पार्टनर ने पे कर दिया. ओके, तो ये कहाँ पे एंट्री होगी? डेबिट साइड. क्लियर? समझ में आ गया ये. स्टेप 5, रिकॉर्डिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो स्टेप 5 में क्या करना है? जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ होगा उसकी एंट्री होगी. इसमें भी सेम वही है, या तो कैश के थ्रू होगा या पार्टनर्स के थ्रू होगा. ओके, तो इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे अभी. तो भी जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट का नॉर्मल जो फॉर्मेट है इसको अब समझ के रखो. ओके, स्टेप 6, रिकॉर्डिंग ऑफ रियलाइजेशन गेन ऑन डेबिट साइड और रिकॉर्डिंग ऑफ रियलाइजेशन लॉस ऑन क्रेडिट साइड. ओके, तो बस डिफरेंस निकाल देना है. ओके, तो रियलाइजेशन गेन आएगा तो डेबिट साइड रहेगा और रियलाइजेशन लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड होगा. ओके, तो बस इतने ही कंटेंट्स रहेंगे रियलाइजेशन में, तो आपको इसको अच्छे से समझना है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली इसकी एंट्रीज करनी है. क्लियर हो गया? अब इसकी जर्नल एंट्री समझ लेंगे अपन. तो उससे पहले आप ये भी देख लो कि नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेम इज रिटर्न आफ्टर रियलाइजेशन. ओके, इंस्टेड रियलाइजेशन वर्ड इज यूज्ड. तो जैसे कि मैं एसेट्स रियलाइजेशन में बार बार बोल रहा हूँ कि इसे एसेट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं, तो एसेट्स को सेल ऑफ की नॉर्मल जर्नल एंट्री आप क्या करते हो? अगर कैश में किया गया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स, जो भी एसेट्स है लाइक फर्नीचर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये होती जर्नल एंट्री. तो आपको एसेट्स का नेम यूज नहीं करना है, आपको क्या वर्ड यूज करना है? रियलाइजेशन. समझ में आ गया? यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इसलिए लास्ट में मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है ब्लू पे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेम इज रिटर्न आफ्टर रियलाइजेशन. इंस्टेड रियलाइजेशन वर्ड इज यूज्ड. ओके, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नेम यूज नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में. ओके, तो वैसे ही लायबिलिटीज को अगर पे ऑफ करना है तो क्या जर्नल एंट्री होती है? नॉर्मल जर्नल एंट्री. लाइक क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है. तो आपको क्या करना है? लायबिलिटी का नेम यूज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन वर्ड यूज करोगे इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी नेम. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया आप. ओके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि रियलाइजेशन डेबिट हो क्रेडिट होगा. आपको कुछ नहीं करना है, बस जब नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते हो तो वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम की जगह आपको रियलाइजेशन वर्ड यूज कर देना है. आपकी जर्नल एंट्री कभी मिस्टेक नहीं होगी. तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखो. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे हाईलाइट करके लिखा है ब्लू पे. ओके, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होंगे. ओके, नाउ इट्स जर्नल एंट्री. फर्स्ट जर्नल एंट्री, व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश. तो अभी मैंने आपको बताया. ओके, जब भी एसेट्स सेल होंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आपको बस एसेट्स की नेम की जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज करना है, आप कंफ्यूज नहीं होगे. सेकेंड, व्हेन एसेट्स आर टेकन बाय द पार्टनर. ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर?
कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स ने ले लिया है, ओके। और क्योंकि वो एसेट्स ले लेगा पार्टनर, इस वजह से उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो कम शो होगा, और कैपिटल को कम करना है मतलब डेबिट करना है। तो ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो रटना नहीं है, एंट्रीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझना है। समझ में आ गया। एसेट्स ले रहे हैं पार्टनर, तो क्या होगा, फॉर्म का एसेट्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो कम होना चाहिए, ओके, ताकि फॉर्म जो है लास्ट में जब कैपिटल क्लियर करे तो ये डिडक्ट करके क्लियर करें। समझ में आ गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। आपको सिर्फ एसेट्स की जगह कैश या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है। अगर वो सेल किया गया है कैश में तो कैश वर्ड यूज़ करोगे, पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ करोगे, एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको एसेट्स वर्ड यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे एसेट्स वर्ड यूज़ नहीं होगा, ओके। नाउ थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। अगर किसी क्रेडिटर ने एसेट्स ले लिया है, ओके, सपोज क्रेडिटर का कोई ड्यूज बचा हुआ है तो उस ड्यूज को क्लियर करने के लिए उतने वैल्यू का एसेट्स ले लिए, लाइक फर्नीचर ले लिए, तो इस केस में क्या होगा, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटर और एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में एंट्री पोस्ट हो चुकी है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी आपको सिर्फ ये समझ के रखना है कि कभी भी कोई क्रेडिटर्स अगर एसेट्स ले ले रहा है ड्यूज क्लियर करने के लिए अपने, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ओके। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक, इसकी भी एंट्री कर देते हैं, ओके। तो हम इसको आगे अच्छे से क्लियर समझेंगे। तो फोर्थ, ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और कैश में कर रहे हैं तो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। तो जो भी लाइबिलिटी है उसका वर्ड यूज़ नहीं करोगे और उसकी जगह रियलाइजेशन यूज़ करना है, क्लियर। देन व्हेन पार्टनर पेज ऑफ लाइबिलिटी, अगर पार्टनर ने पे किया है तो कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ होगा, ओके। अब यहाँ पे समझ के बताओ कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस एंट्री को देख के ये समझ में आ जाना चाहिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि पार्टनर ने लाइबिलिटी पे कर दी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट उनको मिलना है अब, क्योंकि पार्टनर ने अपनी जेब से पैसे डाल दिए, ओके। तो क्या होगा, ये अमाउंट उनको मिलेगा, तो इस वजह से उनका कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना मीन्स क्रेडिट होगा, ओके। तो ऐसे पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखने हैं। If any information is not given in question regarding payment of liability, then also it should be settled off at its book value. अगर क्वेश्चन, इस चीज़ को अच्छे समझ के रखो कि अगर क्वेश्चन पे लाइबिलिटी का सेटलमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी इसको पे ऑफ करना ही करना है, ओके। उसको डिस्पोज ऑफ करना ही रहेगा, वो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी है। आउटसाइड लाइबिलिटी को बिना क्लियर किए कोई भी फॉर्म क्लोज नहीं हो सकती, इस रूल को आप समझ कर रखो। दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो कि कोई भी फर्म या बिजनेस जब तक कि अपने पूरे डेब्ट्स या लोन क्लियर नहीं करते, आउटसाइड लाइबिलिटीज क्लियर नहीं करते, वो क्लोज होगा ही नहीं, ओके। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये एज्यूम रहता है कि भाई उस लाइबिलिटी को तो पे किया ही जाएगा, समझ में आ गया। तो भी इसको रियलाइजेशन अकाउंट में आपको एज ए पे ऑफ शो करना है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हूँ ताकि आपको हमेशा समझ में आइए, ओके। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है फॉर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। fictitious assets are not transferred to realization account, ओके। जैसे मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में बताया कि fictitious assets को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ओके। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन में भी देखा है fictitious assets को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एंड हेंस रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो fictitious assets का हमने क्या क्या किए थे, न्यूमेरिकल्स, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ fictitious assets, ओके। तो उसको क्या करते थे, क्वेश्चन पे जो दिया रहता था बैलेंस शीट में उसको हम डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट के कर देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होना है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं होता है,
अब fictitious एसेट्स बहुत लोग भूल चुके हैं कि क्या होता है, तो उसके लिए फिर से ये पॉइंट, these are temporary assets with no physical existence. ओके ये एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बस एक हैवी एक्सपेंडिचर है जिस एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज किया गया है और इस वजह से उसको एक टेम्पररी एसेट्स के रूप में इसे एसेट साइड लिखा जाता है, जिसको कुछ सालों में इसको रिटर्न ऑफ करना होता है। ओके तो समझ में आ गया था ये चीज़। इट इज़ रिटर्न टेम्परली ऑन एसेट साइड बिकॉज इट्स एक्सपेंडिचर, जिसको कहते हैं हम डेफर एक्सपेंडिचर, its expenditure amount is not written off instantly but it is amortized over some years. Okay, example preliminary expenses, deferred revenue expenses, discount on issue of shares and debentures, underwriting commissions, advertisement suspense account. Okay, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ओके जिसको डेफर एक्सपेंडिचर या फिर फिक्चुअस एसेट्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया? डेफरमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ सालों में इस एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करना है। क्लियर? ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उसे ही ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। ओके तो जो भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो बैलेंस शीट को देख के वो सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको जब फॉर्मेट समझाया तो उसमें ये बताया था मैंने आपको, तो वही पॉइंट यहाँ पे फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। ओके देन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी फॉर द फर्म। ओके जो पार्टनर्स ने जो लोन दिया है फर्म को, ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, इंटरनल लाइबिलिटी है, मैं आपको शुरू में बताया था। तो इट इज़ टू बी पेड आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज बट बिफोर कैपिटल पेमेंट्स। तो रूल मैंने आपको बताया था, इसलिए रूल्स हमेशा आपको याद रखना है ताकि आगे जितनी भी थ्योरीज पढ़ोगे उसमें आपको तुरंत ये रूल्स रिकॉल हो जाएं। तो पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे होगा, फिर पार्टनर्स के लोन एंड एडवांसेस पे होंगे, फिर कैपिटल पेमेंट्स होते हैं। ओके तो इसलिए जो लोन बाय पार्टनर्स हैं ये आउटसाइड लाइबिलिटी है और इसलिए रियलाइजेशन इंटरनल लाइबिलिटी है और इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। ओके समझ में आ गया ये? देन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ये क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो इसको भी मैंने शुरू में बताया था कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इसको अलग से इसकी एंट्री होती है। तो इसके लिए क्या एंट्री होती है, जस्ट मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया एंट्री। ओके फर्म को पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ओके ये फर्म को पैसा मिलेगा लोन का, तो इसकी ये एंट्री, तो रियलाइजेशन में कोई इफेक्ट ही नहीं है, जनरल एंट्री समझ में आ जा रहा है आपको। ठीक है, तो जब आप पार्टनर्स का डेथ चैप्टर कर रहे थे, ये रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें क्या देख रहे थे कि पार्टनर्स को जो लोन है उसका पेमेंट क्या हो रहा था, उसका जो पेमेंट है वो अलग से किया जा रहा था। ओके तो सेम वैसे ही जो पार्टनर्स से लोन मिला हुआ है, पार्टनर को जो लोन दिया हुआ है फर्म ने, उसकी एंट्री भी अलग से होगी। ओके तो क्लियर है ये? तो ये सब चीज़ें इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। ओके तो ये रूल्स आपको पता रहना चाहिए। तो ये सब रूल आप आराम से ध्यान से समझो, वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, तब जाके आपको रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से पैर होगा। नाउ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ परचेज गुडविल, इट इज़ ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट्स एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके तो ये जो गुडविल है इसको आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे बाकी एसेट्स के लिए आप एंट्री कर रहे हो। ओके जैसे एसेट्स की एंट्री करोगे सेम वैसे ही आपको गुडविल को समझना है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है अगर बैलेंस शीट में दिया है तो। ओके और जो भी एसेट्स के लिए अगर कोई रियलाइजेशन वैल्यू क्वेश्चन पे नहीं दिया है, यानी कि उस एसेट्स ने कोई भी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं हासिल किया है, इफ़ नो रियलाइजेशन वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन फॉर एसेट्स देन इट इज एज्यूम्ड दैट एसेट्स हैज नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट। तो उसको रियलाइजेशन के कोई भी कैश या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री नहीं करना है आपको। ओके इन क्रेडिटर्स में ऐसा नहीं है, क्रेडिटर्स में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आपको उसकी एंट्री करनी है रियलाइजेशन की। ठीक है तो ये फ़र्क है एसेट्स और
लाइबिलिटीज़ के एंट्रीज में। ओके, तो ये कुछ कुछ रूल्स हैं, इजी रूल्स हैं, ये बस आपको दिमाग में रखना है तो रियलाइजेशन आपसे इजीली सॉल्व होगा। Sometimes creditors may accept assets against their claim. It is in part or full settlement of their claim. Okay? तो ये लाइबिलिटीज के सेटलमेंट का टॉपिक है। तो समटाइम्स क्रेडिटर्स में एक्सेप्ट एसेट्स अगेंस्ट देयर क्लेम। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझो। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे मिस्टेक करते हैं मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ों को अच्छे से समझो। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कुछ एसेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर देयर क्लेम। ओके, तो इट इज़ इन पार्ट फॉर और फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो या तो ये पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा या फिर पार्टली सेटल होगा। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली सेटल होना तो बहुत मुश्किल है, तो या तो पार्टली सेटल होगा या फुल सेटल हो जाएगा। तो इन दैट केस नो अकाउंटिंग एंट्रीज पास टू रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शंस। तो हमको पहले भी बताया था ये, और इसी को हम डिटेल में भी समझेंगे। बिकॉज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों एंट्री पास नहीं होगी? क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। ओके, तो अब उसकी फिर से एंट्री करके हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वहीं का वहीं वो सेटल हो जा रहा है। ओके, तो समझ में आ गया ये? तो टॉपिक यही है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सेटल लाइबिलिटीज। ठीक है, जो भी एसेट्स हैं उसको यूज किया जाएगा लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए। इफ पार्ट अमाउंट ओनली इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, then balance amount to be paid in cash to the creditors. Okay, then only balance amount payment entry is recorded. Okay, तो अगर कुछ पार्ट ही अमाउंट यूज हो रहा है एसेट्स का, फुल अमाउंट क्रेडिटर्स का यूज नहीं हो पाया, ओके, तो कुछ एसेट्स के कुछ अमाउंट ही यूज हो पाए, तो क्या होगा? बचा हुआ जो क्रेडिटर्स का जो पैसा है उसको पे करना पड़ेगा। तो वो जो पे करने की जो एंट्री है उसकी एंट्री करनी है। तो इस चीज को समझो। ठीक है, तो इसको एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर्स ड्यू अमाउंट इज ₹25। ओके, तो क्रेडिटर्स 25,000 का वैल्यू है। अब क्रेडिटर्स ने एसेट्स एक्सेप्ट किए 18,000 के। ओके, क्रेडिटर्स ने जो 25,000 ड्यू है उसके वो क्लियर करने के लिए एसेट्स लिया 18,000 का। ओके, और जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000। तो आपको बुक वैल्यू को ध्यान नहीं देना है, आपको कितनी वैल्यू का जो क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किया एसेट्स उसको ध्यान देना है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो जितने में एसेट्स को एक्सेप्ट किया गया है एक्चुअली उस वैल्यू को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 25,000 क्रेडिटर्स है और एसेट्स एक्सेप्ट किया है 18,000 का। तो 18,000 का जो क्रेडिटर्स है वो तो क्लियर हो जाएगा और जो बैलेंस है उसे पे करना पड़ेगा। बैलेंस कितना बचेगा? 7,000। तो इसलिए मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 18,000 सेटल्ड विथ एसेट्स ऑफ 18,000। तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसको आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। नो एंट्री विल बी पास्ड। तो आपको एंट्री किसकी पास करनी है? सिर्फ 7,000 की। तो बैलेंस क्रेडिटर 7,000 नीड टू बी पेड इन कैश। ओके, तो जो 7,000 की जो पेमेंट है बस इसकी एंट्री करनी है। तो जरा एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो 7,000। तो समझ में आ गया ये क्या होगा? ओके, तो किस किस चीज़ों को आपको ध्यान देना है? जितने वैल्यू के एसेट्स क्रेडिटर ने ले लिया उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, और बैलेंस अमाउंट अगर बच रहा है तो वो जो बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट की एंट्री आपको करना है। ओके, और क्या चीज़ आपको देखना है कि एसेट्स का जो बुक वैल्यू है इससे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में कितने वैल्यू क्रेडिटर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है ये मैटर करता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको अकाउंटिंग के लिए यूज़ करना है। ओके, तो 20,000 में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसको 20,000 इसको आपको कुछ नहीं करना है, बुक वैल्यू को जितनी वैल्यू का एसेट्स एक्चुअल में लिया गया है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसमें बहुत सारे
एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, तो इसी एक्सपेंसेस को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड पेइंग लाइबिलिटीज. ओके, तो इसीलिए इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं. रियलाइजेशन के समय जो जो एक्सपेंसेस होंगे, ओके, तो क्या क्या करते हैं फर्म, एसेट्स को सेल करते हैं, तो एसेट्स सेल करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एक्सपेंडिचर होते हैं. ओके, तो ये जो प्रोसीजर है काफ़ी लेंदी होता है, तो इस वजह से जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं इसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके, सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड पेइंग लाइबिलिटीज. क्लियर? Now realization expenses should be borne by the firm only. ओके, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को ही ओन करना होता है, एज दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द बिजनेस. ओके, बट इट कैन बी पेड बाय द फर्म और एनी पार्टनर और बाय बोथ. इस चीज़ को थोड़ा दिमाग लगा के समझो. फर्म का एक्सपेंसेस है तो फर्म का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है. बॉन्ड मतलब वो बियर ही करेगा, बियर से बॉन्ड होता है. ओके, तो फर्म जो है ये एक्सपेंसेस को बॉन्ड करेगी. ओके, लेकिन जो पेमेंट है वो दोनों में से कोई भी कर सकता है. पार्टनर भी कर सकते हैं, फर्म भी कर सकते हैं, या दोनों मिलके भी कर सकते हैं. ओके, तो इसको आगे समझोगे आप, क्योंकि एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है ये कैसे किया जाएगा. इस एक्सपेंसेस को जो पेमेंट है या तो फर्म करेगी या पार्टनर करेंगे या दोनों मिलके भी कर सकते हैं. ये समझ में आ जा. ठीक है. नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर देन नो एंट्री विल बी डन. ओके, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर जो हैं वो पर्सनली अपना अमाउंट यूज कर देते हैं फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फिर पार्टनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया. इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज दिस एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड बिजनेस आउटफ्लो रेदर इट इज पार्टनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस. इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. और जो भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं ये बिजनेस का करते हैं, पार्टनर्स की पर्सनल एंट्री नहीं करते हैं. तो ये लॉजिक तो आपको शुरू से ही पता है. ठीक है, तो अगर पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो इसकी एंट्री नहीं होगी. तो इस चीज को समझ के रखो. देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ बॉन्ड बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म. अब देखो, पार्टनर ने बॉन्ड किया लेकिन फर्म ने पे किया, तो फर्म को तो पैसा जा ही रहा है. ओके, देन दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयरफॉर इट विल नॉट अफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, अगर पार्टनर ने बॉन्ड किया और फर्म ने पे किया है तो क्या होगा, ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है. रियलाइजेशन से इसको कुछ भी नहीं करना है. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का इसको कुछ भी नहीं करना है आपको. ओके, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. ओके, तो उसको आगे मैं डिटेल में समझाया हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स में पेड बाय द फर्म फिक्स्ड अमाउंट एज रेम्यूनरेशन टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अब पार्टनर्स को कई बार जो फर्म है वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर देते हैं. ठीक है, एज अ रेम्यूनरेशन टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके, लेकिन जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा. ओके, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, तो उससे कोई भी मतलब नहीं है. जितना अमाउंट फर्म ने पार्टनर को पे किया है इसी की अकाउंटिंग एंट्री होगी एज ए रियलाइजेशन एक्सपेंस. ओके, तो समझ में आया. तो खैर मैं फिर से बता रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म एज ए रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं. ठीक है, ताकि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अच्छे से हैंडल कर पाएँ. अब एक्सपेंसेस हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है. जितना अमाउंट फर्म ने पार्टनर को एज ए फिक्स्ड अमाउंट दिया हुआ है इसी की अकाउंटिंग एंट्री आपको एज ए रियलाइजेशन एक्सपेंस करनी है. समझ में आया. एक्चुअल एक्सपेंसेस इज इररिलेवेंट टू द फर्म. इस चीज़ को अच्छे से समझो. एक्चुअल एक्सपेंसेस इज इररिलेवेंट टू द फर्म. ओके, ओनली द अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर एज ए फिक्स्ड अमाउंट इज ओनली रेलिवेंट. ओके,
नो रिलेशन एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री, इससे आपको पूरे लॉजिक अब समझ में आ जाएंगे। ओके, जो मैंने अभी रूल्स बताया। फर्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द फर्म एंड आल्सो पेड बाय द फर्म, यही नॉर्मली होता है। ओके, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द फर्म एंड आल्सो पेड बाय द फर्म, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब इसमें भी देखो, इसको याद रखने का जर्नल एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक्सपेंसेस को पे करने की क्या एंट्री करते हो आप, लाइक सैलरी पेमेंट की एंट्री कैसे करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्सपेंसेस का नेम यूज नहीं होगा यहाँ पे, एक्सपेंसेस की जगह क्या यूज करना है आपको, रियलाइजेशन वर्ड यूज करना है, सिंपल। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये कब होगा, जब फर्म ही बॉन्ड कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंस और पे भी कर रही है। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जो बॉन्ड बाय द फर्म ही हमेशा रहता है। ओके, बॉन्ड बाय द फर्म ही हमेशा रहता है, आपको सिर्फ पे कौन कर रहा है ये ध्यान देना है आपको। ओके, आप जितने भी मैंने 5 ट्रांजेक्शन्स लिखे हूँ, इसमें आपको पे किसने किया बस ये ध्यान देना है आपको। ओके, तो इसमें फर्स्ट 4 ही रेलिवेंट हैं इस चैप्टर के लिए, तो फर्स्ट 4 ही आपको समझना है, फिफ्थ आपको जनरल इंफॉर्मेशन के काम आएगा। ओके, तो फर्स्ट एंट्री समझ में आ गया, यही कॉमनली होता है। ना सेकेंड, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर, समझ में आया, फर्म तो बॉन्ड कर रही है लेकिन पेमेंट जो है पार्टनर कर रहा है। ओके, फर्म बॉन्ड कर रही है लेकिन पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो ये बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये बॉन्ड क्यों लिख रहे हैं और पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसकी हो रही, फर्म की जिम्मेदारी रिलेशन एक्सपेंसेस को पे करने की। ओके, लेकिन जो जेब से किसके अमाउंट जा रहा है ये आपको ध्यान देना है, जेब से किसके अमाउंट जा रहा है। देखो पार्टनर भी अपना ही बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो कई बार वो पे कर दे रहे हैं। ओके, और कई बार फर्म पे कर रही है, फर्म के अकाउंट से जा रहा है। तो फर्म के डायरेक्टली अगर अकाउंट से जा रहा है तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट वाली जो एंट्री बताया मैं। ओके, और सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है, रिलेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द फर्म ही है, बट पेमेंट जो है पार्टनर ने कर दिया है, तो इसमें क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने जेब से डाल दिए है पैसे। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, नाउ थर्ड, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टनर बॉन्ड कर रहा है और पे भी पार्टनर ही कर दे रहा है, तो ये उसका पर्सनल मैटर हो गया फिर पार्टनर का, तो इसलिए इसकी नो एंट्री होगी, ऐसी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फोर्थ, when an agreed remuneration is paid to partner to carry out dissolution, अब एक फिक्स अमाउंट पे कर दिया गया है पार्टनर को। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने के लिए, तो इससे भी क्या होगा, जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट इसमें क्या आएगा, ये वही अमाउंट आएगा जो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है। ओके, ये अमाउंट आएगा वो, और जो रियलाइजेशन का जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टनर ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पार्टनर ने पूरी भी मेहनत लगा दी। ओके, सो अभी सारे रूल समझ में आ गया आपको। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसे मैंने स्टेप्स लिखा है उसी के हिसाब से मैंने ये फॉर्मेट रेडी किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो आपको रियलाइजेशन अकाउंट जब भी आप सॉल्व करना चालू करोगे इसी स्टेप वाइज ही आप प्रैक्टिस करोगे। तो फर्स्ट स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट सम। ओके, तो किस किस को ट्रांसफर नहीं करना है आपको बताया हूँ मैंने। तो जितने भी एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगी 2 एसेट्स, जितने भी एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, 2 बिल्डिंग, 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 गुडविल। ओके, तो दिस इज द स्टेप 1
जो भी आपको बैलेंस शीट पे जितने एसेट्स दिए हैं एसेट साइड देखोगे, और जिनको ट्रांसफ़र नहीं करना उसको छोड़ के सारे चीज़ें ट्रांसफ़र करने हैं। ओके, तो क्या क्या था, फिक्टिटुअस एसेट्स, कैश एंड बैंक एंड लोन्स बाई फर्म टू पार्टनर। ये 3 चीज़ों को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं आंख बंद करके फटाफट यहाँ पे स्टेप 1 में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ओके, एंड स्टेप 2 लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो कौन से लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, इंटरनल लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, जैसे कि पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल। तो स्टेप 2 इज ट्रांसफ़र ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो समझ में आ गया स्टेप 1 स्टेप 2। ये तो आपको सीधा क्वेश्चन में देखना है और सीधा उतार देना है, तो इसको तो आपको बहुत तेज़ी से करना है रिलेशन अकाउंट में। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। तो फटाफट क्वेश्चन को देख के स्टेप 1 स्टेप 2 कर देना है ना। स्टेप 3 में आपको देखना है कि एसेट्स को कैश में सेल किया गया है या फिर पार्टनर्स ने लिया है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो दैट इज स्टेप 3 फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। तो स्टेप 3 रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन। तो अगर कैश में है तो बाय कैश लिखोगे, पार्टनर ने लिया तो फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई उसकी स्टेप 3 रिलेशन अकाउंट में। स्टेप 4 लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की एंट्री करनी है। तो अगर कैश में पे ऑफ हो रहा है तो टू कैश, पार्टनर्स ने पे ऑफ किया है तो, या फिर पार्टनर्स ने ले लिया है लाइबिलिटी, तो फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, या फिर क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा ध्यान से समझते हुए उसको आपको एंट्री करनी है। तो स्टेप 3 स्टेप 4 हो गया, ये आपको यहीं पे बहुत ध्यान देना है स्टेप 3 एंड स्टेप 4 पे। ओके, नाउ स्टेप 5 रिकॉर्डिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर फर्म ने पे किया है तो टू कैश आएगा। ओके, और अगर पार्टनर्स ने पे किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो सिंपल है, आपको क्वेश्चन में समझ जाना है कि वो फर्म ने पे किया है, कैश में हुआ है, तो उसकी तो कैश में एंट्री होगी। पार्टनर ने अगर कुछ भी किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल अफेक्ट। ठीक है, तो स्टेप 5 हो गया रिलेशन एक्सपेंसेस का। तो अगर रिलेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया तो टू कैश, और पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बस ये 5 स्टेप करने के बाद आपको डिफरेंस निकाल देना है। ओके, सो अगर क्रेडिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज लेस, टोटल अमाउंट, सो इट विल बी रियलाइजेशन गेन। ओके, सो स्टेप 6 इज रिकॉर्डिंग ऑफ रियलाइजेशन गेन और रियलाइजेशन लॉस। तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो इधर रियलाइजेशन गेन और लॉस इन स्टेप 6। ओके, तो ऐसे करके टोटल 6 स्टेप्स होंगे। तो 6 स्टेप्स में आपको रिलेशन अकाउंट को कंप्लीट करना है। ओके, तो समझ में आ गया ये पूरा अच्छे से। तो इस तरीके से पूरे थ्योरीज मैंने एक ही वीडियो पे बनाया है। इस वीडियो को आप देखो, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। ओके, तो आपको पूरे जब तक अच्छे समझोगे, पूरी थ्योरी अच्छे से जब तक समझोगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करना है। तो अच्छे से उसको समझो, रूल्स को देखो, जहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हो फिर से वीडियो को देखो, आपसे न्यूमेरिकल्स फटाफट बनेंगे, इजी तरीके से बनेंगे। ओके, तो जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो थ्योरी के ये वीडियो है, ये आपको क्लियर अच्छे से समझना है पूरा। क्लियर?